जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 की हिंदी की मल्लार पुस्तक, जिसे एनसीईआरटी ने इस साल कोर्स में शामिल किया है, सिलेबस में शामिल किया है, तो उसके पार्ट 1 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पाठ का नाम है माँ कहे कहानी। यह एक कविता है जो मैथिलीशरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई है, और इस कविता के भावार्थ को समझेंगे, इस कठिन शब्दों के अर्थ को समझेंगे और कवि के बारे में जानेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। जिन बच्चों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलो शुरुआत करते हैं। यह कविता मैथिलीशरण गुप्त द्वारा लिखी गई है, रचित है। यह इनकी यशोधरा काव्य संग्रह से ली गई है, जिसमें से ये कुछ अंश शामिल किया गया है कविता का हमारे सिलेबस में, यानी कि हमारे हिंदी की मल्लार पुस्तक में। तो मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित कविता का यह अंश माँ का एक कहानी उनकी काव्य कृति यशोदा से लिया गया है। ये माँ यशोदा और बेटे राहुल के बीच संवाद शैली में रचा गया है। मैथिलीशरण गुप्त का जन्म चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 15-16 वर्ष की आयु में ही वे कविता करने लगे थे। प्रारंभ में ब्रज भाषा में और फिर हिंदी में आजीवन लेखन कार्य करते रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी रचनाओं ने लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने का काम किया। जो अधिकतर जो कविताएं लिखते थे वो लोगों के अंदर देशभक्ति, देश भावना को जागृत करती थी, इसलिए इनको राष्ट्रकवि के नाम से भी जाना जाता है। इनके अधिकांश कृतियों में भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय चेतना के स्वर होते हैं या शामिल किए जाते हैं। साकेत, भारतीय यशोधरा उनकी काव्य कृतियाँ हैं। तो आइए कविता की शुरुआत करते हैं। माँ कहे एक कहानी। माँ कहे एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, राजा था या रानी। माँ कहे कहानी। जैसे ही पहले आपको बता दिया गया है कि जो यह कविता है संवाद शैली में लिखी गई है, जिसमें बालक राहुल अपनी माँ यशोदा से एक कहानी सुनाने का आग्रह करता है। माँ उसे उसके पिता सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध के बचपन की एक घटना सुनाती है, जिसमें सिद्धार्थ एक घायल हंस को बचाते हैं और उसके अधिकार को लेकर आखेटक से विवाद होता है। आखेटक मतलब शिकारी से विवाद होता है। अंत में माँ राहुल से निर्णय देने को कहती है कि घायल हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए। तो आइए पहले कठिन शब्द देखते हैं। चेटी मतलब होता है दासी या नौकरानी। हटी जिद्दी, भ्रमण घूमना। तात मतलब पिता। मानधन मतलब प्रिय दुलारा। उपवन मतलब बगीचा। तो इसमें कहते जो इसमें प्रसंग है, जो इसमें शामिल किया गया है, जो इस मूल उद्देश्य है, जो इसका कविता का या जो बात कही गई है, बालक मजाक में यह भी कहता है अपनी माँ से कि नानी की बेटी, इसलिए वह भी कहानी सुनाई। अपनी माँ से कहता है कि आप नानी की बेटी हो, ऐसा मैंने चेटी यानी दासी से सुना है, तो कहानी सुनाए। मुझे तो दासी कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो, इसलिए कहो ना माँ, कहो लेटे लेटे ही कोई कहानी कहो, जिसमें राजा हो या रानी हो। तो इसकी व्याख्या हम इस तरह से करेंगे। माँ अब कहानी सुनानी शुरू करती है। वह एक सुंदर बाग यानी कि सुंदर बाग उपवन का वर्णन करती है, जहाँ बालक के तात भ्रमण करते थे। तो कहती है कि राहुल की माता बोलती है यानी यशोदा, तू है हटी मानधन मेरे, मतलब तू मेरा प्रिय बेटा है, लेकिन हटी है, बहुत जिद्दी है। सुनो तो मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ कि उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। कि तात यानी कि पिता, कि एक सुंदर बाग था या उपवन था, वहाँ पर तुम्हारे पिताजी सुबह सुबह भ्रमण करने जाते थे, यानी कि घूमने जाते थे। जहाँ सुर भी मनमानी। हाँ माँ यही कहानी कि वहाँ पर सुबह जो वहाँ की सुंदरता है, तो वो बहुत ही सुंदरता थी, बहुत ही प्यारी थी, और वहाँ पर खुशबू रहती थी, जो पेड़ पौधों से या फूलों से जो खुशबू आती थी,
तो उनके बारे में वर्णन कर रही है माँ। तो इसमें पहले कठिन शब्द देखे। वर्ण वर्ण मतलब रंग बिरंगे, हिम मतलब बिंदु या ओस की बूंदे, शोरबी मतलब सुगंध या खुशबू, खग मतलब पक्षी। जो इसमें कठिन वर्ड शामिल किए गए हैं। कठिन शब्द प्रसंग में आएगा कि माँ उसे उपवन की सुंदरता का विस्तार से वर्णन करती है तथा घायल हंस पक्षी की कहानी सुनाती है। तो उसमें कहती है आगे माँ अपने बेटे को यानी कि यशोदा राहुल को कि वर्ण वर्ण के फूल खिलेते, झलमल कर हिम बिंदु झिलेते, हल्के झोंके हिले मिले थे। कि वे बताते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ खुशबू फैली हुई थी और बच्चा अपनी माँ से कहता है हाँ माँ यही कहानी है, यही कहानी सुनाओ। और माँ फिर कहती है कि वहाँ हर चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे और ओस की बूंदें सूरज की रोशनी झिलमिल कर रही थी। जो ओस की बूंदें थी वो सूरज की रोशनी में झिलमिल कर रही थी, चमक रही थी। और मंद मंद हल्के झोंके हिल रहे थे, यानी कि मंद मंद हवा चल रही थी और पास में पानी लहरा रहा था। लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ माँ ये कहानी कि माँ मुझे ये कहानी सुनानी है, यही कहानी सुनाओ। फिर कहती है माँ बताती है गाते थे खग कल कल स्वर में, कि माँ बताती है कि पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। सहसा एक हंस ऊपर से, तभी अचानक एक हंस ऊपर से गिरा विध होकर खर से। कि कहती है कि वह तीर लगने से घायल होकर गिरा था। यह बहुत दुखद घटना थी और यह कहानी करुणा और दुख भरी कहानी है कि हुई पक्षी की हानि, पक्षी को तीर लगा था, उसे पक्षी को नुकसान पहुंचा था। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। यह करुणा भरी कहानी है, यह दुखद कहानी है। आगे बताती है माता चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया। तो बताती है कि जो बालक के पिता हैं उसे घायल पक्षी को उठा लेते हैं और यह मामला आगे न्यायालय तक पहुंचता है। तो वो कैसे पहुंचता है देखते हैं। पहले इसमें कठिन शब्द देखो कौन कौन से आए हैं। चौक मतलब चकित होना, आखेट मतलब शिकारी, मानने मतलब मानने वाला, लक्ष्य सिद्ध करना, लक्ष्य को साधना, आहत घायल, रक्षी मतलब रक्षक, खगभक्षी मतलब पक्षी को खाने वाला, सहृदय मतलब दयालु, आग्रही मतलब आग्रह करने वाला, निर्दय मतलब क्रूर, हट मतलब जिद, न्यायालय मतलब कोर्ट, उभय मतलब दोनों। आगे देखते हैं इसमें कि तुम्हारे पिता ने आश्चर्यचकित होकर चौक उन्होंने उसे उठाया। तुम्हारे पिता ने आश्चर्यचकित होकर हंस को उठा लिया और जिसे हंस को जैसा नया जीवन मिला, जैसे हंस को नया जीवन मिल गया हो, उसे बचाने के लिए उस हंस को तुम्हारे पिताजी ने उठा लिया। इतने में आंखें टक आया, मतलब इतने में आंखें टक मतलब शिकारी वहाँ पर आ पहुँचा। लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी, कि वह अपने लक्ष्य को पूरा हुआ मानकर गर्व कर रहा था, यानी कि वो अपने आप को गर्व महसूस कर रहा था कि मैंने पक्षी को मार गिराया। ठीक है। मांगा उसने हाथ पक्षी तेरे तात किंतु ते रक्षी, तब उसने जो था खरभक्षी। मतलब शिकारी घायल पक्षी को मांगता है लेकिन तुम्हारे बालक तुम्हारे पिता तो उसके रक्षक थे, उसे बचाने वाले थे उस हंस को, घायल हंस को, तो उन्होंने देने से मना कर दिया। शिकारी जो पक्षी को मारने वाला था वो बार बार वो जिद कर रहा था, ये मेरा अधिकार है इस पर, ये मुझे दे दो। ठीक। अब आगे देखो हट करने की ठानी अब बढ़ चली कहानी। अब यह विवाद और बढ़ता चला गया कि कोई भी पक्ष झुकने वाला नहीं था, यानी कि हार मानने वाला नहीं था। तुम्हारे पिताजी कह रहे थे कि मैंने इसे बचाया तो इस पे मेरा अधिकार है, और जो आंखें टक था वो कह रहा था कि इसको मैंने मार गिराया है तो इस पर मेरा अधिकार है। एक दयालु पिता और एक निर्दयी शिकारी में विवाद हुआ, दोनों अपनी बात पर अड़े रहे। अंत में मामला न्यायालय जा गया और जहाँ सबने उसकी बात सुनी। हुआ विवाद सहृदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्विषय में। गई बात अब न्यायालय, जैसे ही मामला न्यायालय पहुंच जाता है कि यह पक्षी किसका होगा, कि बचाने वाले का होगा या मारने वाले का होगा। आगे देखते हैं। सुनी सभी ने जानी व्यापक हुई कहानी। तो इसमें अब माँ बेटे से पूछती है कि आखिर में कि ये बताओ तुम किसका समर्थन करोगे, रक्षक का करोगे या भक्षक का, मतलब रक्षक करने वाले का करोगे या भक्षक का या मारने वाले का करोगे। तो पहले इसमें देखते हैं कठिन शब्द। निर्भय बिना डर के, वाणी मतलब वाणी या बात, निरपराध मतलब निर्दोष,
वारे मतलब बचाए, वारे मतलब बलिदान करे, दानी मतलब दाता या देने वाला, गुणी मतलब समझदार। तो कहती है राहुल अब तुम्हें ही निर्णय करना है, तुम्हें फैसला करना है। न्याय पक्ष लेता है किसका, जो न्याय किसके पक्ष में है, किसने न्याय की बात की है। कह दे निर्भय जय हो जिसका, निर्भय होकर निडर होकर बोल दो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हारा इसमें निर्णय है। सुन लूँ तेरी बानी माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। मैं राहुल यानी कि बच्चा अपनी माता यशोदा से कहता है कि माँ मैं तो अभी तक आपकी बातें सुन रहा था, मैं पूरी बात सुन लूँ। फिर बोलता है कि कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उभारे, रक्षक पर भक्षक को वारे। कि निरपराध को किसी को मारने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है। जिसने किसी निर्दोष को मारा है उसे दंड मिलना चाहिए, और जो रक्षा करता है उसे सम्मान। यही न्याय और दया का भार है। न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। कि इसमें पक्ष उसी का है जिसने उस पक्षी को बचाया है, यानी कि उस हंस पर बचाने वाले का अधिकार ज़्यादा है। ठीक है, ना कि मारने वाले का। जिसने मारा है उसे तो और दंड मिलना चाहिए। इस तरह से ये कविता समाप्त होती है। इसमें जो इसका मूल उद्देश्य है इस कविता का, उसमें पक्षियों के प्रति, जीव जंतु के प्रति दया भावना होनी चाहिए। ठीक है, सभी के प्रति दया, चाहे वो मनुष्य हो चाहे जीव जंतु हो, सभी के प्रति इसमें मन में सभी के प्रति दया भावना और मदद करने के लिए, एक दूसरे की सहायता करने के लिए मन में इस तरह का भाव होना चाहिए। यह कहानी हमें ये शिक्षा देती है। तो बच्चों अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, जिसमें हम इस कविता के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे और उसकी गतिविधियों को हल करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।